क्या होगा अगर 6 सिर वाले बच्चे को केवल काले जादू से बचाया जा सके, लेकिन उस जादू की कीमत बहुत ज्यादा है। एक पिता अपने भयानक 6 सिर वाले बेटे को किसी खूबसूरत चीज में बदलने के लिए बेताब है। वो निषिद्ध जादू की अंधेरी दुनिया में गोता लगाता है। एक एक करके मासूम लड़कियां उसके द्वारा डाले गए भयावह जादू का शिकार हो जाती है। इंस्पेक्टर कार्तिक की प्रेमिका सारा जाल में फंस जाती है, और जब कार्तिक उसे बचाने के लिए दौड़ता है तो वो भी तंत्र के भ्रम के क्रूर जाल में फंस जाता है। क्या कार्तिक अंधेरे भ्रम से मुक्त हो सकता है और जिसे वो प्यार करता है उसे बचा सकता है? जादू की इस घातक लड़ाई में उनका क्या हश्र होने वाला है? ये शानू मुख की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी एक सुदूर गांव से शुरू होती है जो घने जंगल में बसा हुआ है। एक साधारण घर के अंदर एक गर्भवती महिला दर्द से कराह रही है। उसकी चीखें रात को चीरती हुई सुनाई दे रही है, क्योंकि वह प्रसव के करीब है। उसके पति विगांडा और उसका भाई वैराब उसे छायादार जंगल से होते हुए ले जाते हुए मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। भाइयों को आश्चर्य होता है कि महिला की चीखें इतनी तेज क्यों गूंज रही है, और जंगल के जानवर हिलने डुलने और दहाड़ने लगते हैं। वैराब अपनी भाभी बिगदा की ओर मुड़ता है और अचानक मची अफरातफरी पर सवाल उठाता है। बिगदा बताती है कि यह हंगामा कोई संयोग नहीं है, पैदा होने वाला बच्चा जंगल के सभी जीवों पर राज करने वाला है। विगांडा और वैराब महिला को एक स्थानीय दैवीय चिकित्सक के पास ले जाते हैं और उसे जन्म में मदद करने के लिए अंदर ले आते हैं। बच्चा पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वे उसका चेहरा देखते हैं वे डर जाते हैं और घबराकर भाग जाते हैं। विगांडा और वैराब अपनी अचानक उड़ान से चौंक जाते हैं और वापस लौटते हैं और पाते हैं कि उन्हें किस बात ने इतना डरा दिया था। कमरे के अंदर वे आखिरकार बच्चे को देखते हैं और उनका आश्चर्य भय में बदल जाता है। वे जो कुछ भी देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये बच्चा किसी और से अलग था, जिसके 6 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा डरावना था। अचानक विगंडा के कबीले का एक आदमी नवजात को देखने के लिए अंदर आता है, लेकिन उसका भयानक चेहरा देखकर उसे बहुत ज्यादा सदमा लगता है, इतना ज्यादा कि वो वही गिर जाता है और मर जाता है। विगंडा की चिंता और भी बढ़ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा इस तरह दिख सकता है, और वो अपने आसपास हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष करता है। हताशा में विगंडा अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा भैरव को सौंप देता है और गांव छोड़कर अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। कहानी उस भयावह दिन से 5 साल आगे बढ़ जाती है। लड़का जो अब बड़ा हो गया है गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसका भयानक 6 सिर वाला रूप उन्हें इतना डराता है कि वे उसे भूत कहते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय बच्चे भाग जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी माताओं ने भी उन्हें उसके सामने से बाहर निकालने की जल्दी की। गांव वालों ने लड़के के साथ संदेह और भय से पेश आया, उसे अकेला छोड़ दिया। मासूम होते हुए भी बच्चे ने उनके अस्वीकार का बोझ उठाया। इस बीच बिगड़ा की पत्नी सुरुचि गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जाती है। भैरव को पास बुलाते हुए सुरुचि ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसका अंत निकट है। मरने से पहले उसने भैरव से किसी भी कीमत पर अपने बेटे की रक्षा करने का आग्रह किया। दृश्य फिर से बदलता है। विगंडा को प्रकट करता है, जो अब जंगल की छाया में रहता है। जब प्राचीन शक्तियां आधुनिक खतरों से मिलती है तो एक हताश पिता की खोज एक भयानक अभिशाप को तोड़ने की एकमात्र उम्मीद हो सकती है। वर्षों तक उन्होंने अपने पूर्वजों के गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुद को गहन तपस्या में समर्पित कर दिया। फिर भी चाहे उन्होंने कितनी भी बार अपने गुरु की तलाश की, गुरु कभी उनके सामने नहीं आए। इसलिए भीगंडा तपस्या करने के लिए नासी गए, जहां उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। दृढ़ निश्चय भीगंडा नासी की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसने एक शक्तिशाली तांत्रिक के मार्गदर्शन में तपस्या शुरू की। वहां वो तांत्रिक के साथ रहा और काले जादू के प्राचीन रहस्यों को आत्मसात किया। महीने बीत गए और भीगंडा ने अपने गुरु द्वारा सिखाई गई काली कलाओं में महारत हासिल कर ली। इस निषिद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भीगंडा जंगल से निकल गया, घर लौटने के लिए तैयार। जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो भाग्य ने उसे आखिरकार अपने गुरु के सामने ला खड़ा किया, लेकिन गुरु का चेहरा गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। उसे पता चल गया था कि भीगंडा निषिद्ध तांत्रिक जादू में लिप्त है। उसकी नजर में यह विश्वासघात था। विनम्र होकर भीगंडा अपने गुरु के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। उसने अपने शापित बेटे की दुर्दशा के बारे में बात करते हुए अपने दिल की बात कह दी। बेताब होकर उसने अपने बच्चे को उसके राक्षसी भाग्य से मुक्त करने के लिए एक उपाय की गुहार लगाई। उसे एक ऐसी विधि की उम्मीद थी जो उसके बेटे की मानता को बहाल कर सके, क्योंकि भीगंडा अपने बेटे को सभी से दूर और भयभीत देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बच्चे का भयानक रूप परिवार के लिए एक क्रूर अभिशाप था। तब गुरु को भी समझ में आया कि वो क्या कह रहा था। भीगंडा की विनती से द्रवित होकर गुरु ने आखिरकार उसकी पीड़ा को समझा और उसे एक सबक दिया। उन्होंने एक प्राचीन अनुष्ठान सौंपा जो अभिशाप को दूर करने का एक मौका था। पवित्र ग्रंथों में लड़के के असली रूप को बहाल करने के लिए चरणों की रूपरेखा दी गई थी। आशा से भरे हुए भीगंडा ने कृतज्ञतापूर्वक ज्ञान स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था वर्षों में पहली बार कि उनका बेटा बच सकता है। उसने अपने गुरु को हृदय से धन्यवाद देते हुए सिर झुकाया। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी अपने कार्यालय में टहल रहा था। उसने अपने कनिष्ठ अधिकारी को एक गंभीर संदेश के साथ बुलाया। अधिकारी का नाम कार्तिक था। उसने कार्तिक को चेतावनी दी कि हैदराबाद से ट्रकों के माध्यम से अवैध माल की तस्करी बढ़ रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि कार्तिक को पहले से ही इस बढ़ते खतरे के बारे में पता था। मामले को और भी जटिल बनाने के लिए तस्करी करने वाले गिरोह में एक उच्च पदस्थ अधिकारी का बेटा भी शामिल था। जब पारिवारिक रहस्य एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड से टकराते हैं तो वफादारी और अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। कार्तिक को अपने बेटे को इस खतरनाक झमेले में पड़ने से बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा।
अगर उसके बेटे के बारे में सच्चाई सामने आती है तो पुलिस बल में कार्तिक की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ जो वो होने से मना करता है। ये सुनकर कार्तिक दृढ़ता से आश्वस्त करता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद कार्तिक तस्करों के ठिकाने पर पहुंचता है और अपराधियों से भिड़ जाता है, जहां उसे वरिष्ठ अधिकारी का बेटा भी दिखाई देता है। कार्तिक उसे दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो युवक विरोध करता है और जाने को तैयार नहीं होता। निराश होकर कार्तिक उसे पकड़ लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। अचानक कमल पीछे से आता है, कार्तिक की जेब से बंदूक निकालता है और सीधे उस पर तान देता है। भले ही कार्तिक डरा हुआ हो, लेकिन वो खुद को संभालता है और कमल से बात करने की कोशिश करता है। वो कमल को चेतावनी देता है कि पुलिस अधिकारी को गोली मारने का मतलब है फांसी पर लटक कर मरना। भयभीत और घबराया हुआ कमल कार्तिक पर अपनी बंदूक चलाता है। हालांकि गोली कार्तिक को नहीं लगती और वरिष्ठ अधिकारी के बेटे को लग जाती है। कार्तिक घायल युवक के पास जाता है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इस बीच अपनी जान के डर से कमल अपनी कार में भागने से पहले अपनी बंदूक अपने सिर पर तान लेता है। जैसे ही वो सड़क पर तेजी से आगे बढ़ा, अचानक एक और वाहन आया और कमल की कार से टकरा गया। फिर कहानी एक नए स्थान पर पहुंचती है। बैंगलोर में हम सारा से मिलते हैं, जो एक समर्पित पत्रकारिता की छात्रा है और अपने अंतिम सेमेस्टर पर कड़ी मेहनत कर रही है। सारा को सेमेस्टर समाप्त होने से पहले एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट पूरा करना होगा। समय सीमा नजदीक आ रही है, जिससे उसे जल्दी से काम करने की जरूरत है। दृढ़ संकल्प के साथ वो और उसकी सहपाठी अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए दौड़ पड़ती है और उन्हें प्रोफेसर मार्टिन को सौंप देती है। अपराध और कवरअप की छाया में हर कदम किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है और सच्चाई सबसे घातक हथियार है। इसके बाद दृश्य प्रोफेसर मार्टिन पर आ जाता है, जो छात्रों के असाइनमेंट की समीक्षा कर रहे हैं। सारा का पेपर पढ़ने के बाद वो उसे अपने कार्यालय में बुलाते हैं। सारा आती है और प्रोफेसर मार्टिन उसके काम की प्रशंसा करते हैं। उसे बताते हैं कि उसमें एक सच्चे खोजी पत्रकार बनने के गुण हैं। वो उसे हैदराबाद जाकर एक पुलिस अधिकारी से मिलने का सुझाव देता है, ताकि शहर के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके। रोमांचित सारा उत्सुकता से इस अवसर को स्वीकार करती है। कार्तिक के साथ वापस उसका वरिष्ठ अधिकारी गुस्से में उसे बुलाता है। पिछले दिन की छापेमारी के एक वीडियो के बारे में गुस्से में, जो ऑनलाइन वायरल हो गया है। क्लिप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कमल कार्तिक की बंदूक चुरा रहा है, वरिष्ठ अधिकारी के बेटे को गोली मार रहा है और घटनास्थल से भाग रहा है। अब जनता पुलिस पर लापरवाही और अक्षमता का आरोप लगा रही है। अधिकारी कार्तिक को अपराधियों को जल्दी से पकड़ने और उसकी चोरी हुई बंदूक बरामद करने का आदेश देता है। वो कार्तिक को चेतावनी देता है कि विफलता उसके करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच कोमल जीवित है, एक अस्पताल में भर्ती है, जहां डॉक्टर उसकी चोटों का इलाज करते हैं। सौभाग्य से उसके घाव जानलेवा नहीं है। पुलिस अधिकारियों की एक टीम कोमल के ठिकाने के बारे में किसी भी सुराग के लिए जंगल की तलाशी लेती है। अचानक उन्हें एक क्षतिग्रस्त कार दिखाई देती है, जो स्पष्ट रूप से दुर्घटना से क्षतिग्रस्त है, जिससे एक अधिकारी तुरंत कार्तिक को सचेत करता है। कार्तिक जल्दी से इस दुर्घटना को कोमल के पिछले दिन भागने के प्रयास से जोड़ता है। घटनास्थल पर भागते हुए कार्तिक ने वाहन को बुरी तरह से जला हुआ और झुलसा हुआ पाया। ऐसी दुनिया में जहां हर दरवाजे के पीछे खतरा छिपा है, मदद के लिए एक हताशापूर्ण अपील भी घातक रहस्यों की एक श्रृंखला शुरू कर सकती है। कार्तिक ने जली हुई कार में अपनी खोई हुई बंदूक की तलाश की, लेकिन खाली हाथ आया। उन्होंने अपनी टीम को हर नजदीकी अस्पताल में तलाशी लेने का निर्देश दिया। उन्हें यकीन था कि कमल जीवित है और संभवतः उसे चिकित्सा देखभाल मिल रही है। दृश्य जावेद नाम के एक छोटे लड़के पर बदल जाता है। अस्पताल में जावेद अपनी मां के बिस्तर के पास खड़ा था। आंसू बह रहे थे और वो कैंसर की सर्जरी के बाद उसकी मां के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक जावेद का फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज ने उसे आश्वस्त किया कि चिंता न करें, वो ऑपरेशन की लागत सहित सब कुछ संभालेगा। रहस्यमय कॉल करने वाला कौन था, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कोमल के पास वापस आकर उसे पता था कि अस्पताल में रहना जोखिम भरा है, पुलिस कभी भी आ सकती है और उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए जैसे ही वो सक्षम हुई, कोमल अस्पताल से भाग गई और घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसका फोन बार बार बजने लगा। कमल ने फोन उठाया, इस बात से चिंतित कि लाइन पर कौन हो सकता है। दूसरी तरफ वैराफ था। वैराफ ने कमल को चेतावनी दी कि एक लड़की कोमल की योजनाओं की जांच कर रही है, लेकिन उसने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। कमल को खुद ही इसका पता लगाना होगा। फिर अचानक कॉल खत्म हो गई। बाद में सारा हैदराबाद जाने से पहले अपने परिवार से मिलने गई, लेकिन गर्मजोशी से विदाई देने के बजाय उसके रिश्तेदारों ने उसे बताया कि उन्होंने पहले ही उसके लिए एक लड़का चुन लिया है और निजी बातचीत पर जोर दिया। हालांकि सारा उससे मिलने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उसके दिल पर एक भारी उदासी छाई हुई थी। जब महत्वाकांक्षा खतरे से मिलती है तो हर निर्णय दिल और कर्तव्य के बीच की लड़ाई बन जाता है। तभी सारा को प्रोफेसर मार्टिन का फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने हैदराबाद में एक पुलिस अधिकारी से संपर्क किया है और वो तुरंत शहर के लिए रवाना हो सकती है। सारा को खुशी का एहसास हुआ, लेकिन उसकी शादी के बारे में चर्चा ने उसे भ्रमित और अनिश्चित बना दिया। फिर दृश्य रात के घने जंगल में कट जाता है। छाया में वेगांडा एक राक्षस के प्रकट होने का इंतजार कर रहा है, जो एक पिंजरे में बंद एक डरावनी वस्तु लेकर आता है।
बिना किसी हिचकिचाहट के वेगंडा ने पिंजरे की काली शक्ति को खोलने के लिए अपने गुरुजी की शिक्षाओं का सहारा लेते हुए एक अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। फिर दृश्य अचानक बदल जाता है। अगली सुबह सारा और उसकी माँ एक शांत पल साझा करते हैं। सारा की माँ उसे छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशन तक उसके साथ जाती है। उनकी दिल से की गई बातचीत के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि सारा ने सही रास्ता चुना है। वो अपने परिवार द्वारा चुने गए लड़के से शादी नहीं करेगी और इसके बजाय अपने सपनों को पूरा करने के लिए हैदराबाद चली जाएगी। उसकी माँ उसके फैसले का पूरे दिल से समर्थन करती है। भारी मन लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ सारा हैदराबाद के लिए ट्रेन में सवार हो जाती है। पहुंचने पर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। प्रोफेसर मार्टिन की सलाह के बाद वो वरिष्ठ अधिकारी से मिलने का अनुरोध करती है। वरिष्ठ अधिकारी उसे कार्तिक के पास ले जाता है। सारा कार्तिक के पास जाती है, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो उसे तनाव से अभिभूत होकर तुरंत अपने कार्यालय से बाहर जाने का आदेश देता है। कार्तिक अभी भी हताश था। अपनी खोई हुई बंदूक या कमल को ढूंढने में असमर्थ था। तनाव से उनके बीच अतीत के किसी संबंध का संकेत मिलता है जो संभवतः संघर्ष से भरा हुआ था। इस अनसुलझे इतिहास ने संभवतः सारा को देखकर कार्तिक के गुस्से को और भड़का दिया। पास में मौजूद एक कांस्टेबल ने बीच में टोकते हुए कार्तिक को बताया कि महिला का नाम सारा है। वो प्रोफेसर मार्टिन की सिफारिश पर आई थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। सारा ने अपनी जांच के बारे में बताना शुरू किया। वो हाल ही में हुई महिलाओं की मौत के बारे में अपनी चिंता और गहराई से जांच करने के अपने इरादे को प्रकट करती है। कार्तिक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि देश में बहुत सी महिलाएं हैं जिनमें से कई अवसाद के कारण अपनी जान ले लेती हैं। ये कोई नई या संदिग्ध बात नहीं है जिसकी जांच की जा सके। कभी कभी अतीत वर्तमान पर छाया रहता है और सच्चाई वहां छिपी होती है जहां कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। सारा ने शांति से कार्तिक को जवाब दिया। कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, सतह के नीचे बहुत कुछ है। वो एक मामला बताती है। एक युवा जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन लड़की बिना किसी निशान के गायब हो गई। बहुत खोजबीन के बाद भी वो कहीं नहीं मिली। फिर एक महीने बाद उसके प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। आज तक लड़की का ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है। सारा कबूल करती है कि उसने खुद ही इस बात को गहराई से जानने की कोशिश की कि आखिर लापता लड़की के साथ हुआ क्या था, लेकिन लड़की के माता पिता ने जोर देकर कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ स्वेच्छा से भाग गई थी। कार्तिक सुनता है, विरोधाभासी कहानियों से और अधिक हैरान होता जाता है। वो स्वीकार करता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि सारा क्या कहना चाह रही है। सारा बताती है कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं है। हैदराबाद में लड़कियां अचानक गायब हो रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कार्तिक उसे चुनौती देता है। वो तभी इस पर विश्वास करेगा जब वो ठोस जीवंत सबूत पेश करेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के सारा एक फेसबुक वीडियो निकालती है और कार्तिक को दिखाती है। वीडियो में एक भाई और बहन के बीच तीखी बहस दिखाई देती है। बहन गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद भाई फेसबुक पर लाइव आता है और अपनी बहन से माफी मांगता है और वापस आने की भीख मांगता है। हालांकि वो बार बार विनती करता है, लेकिन बहन अभी तक वापस नहीं आई है। कार्तिक अपनी टीम को भाई बहन के घर का पता लगाने और परिवार को तुरंत थाने लाने का आदेश देता है। इस बीच वैराब आता है। गुस्से में कमल पर फोन पर चिल्लाता है। वो कमल से उस लड़की का पता लगाने की मांग करता है जो उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब तक कमल ने उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। उनकी जानकारी के बिना लड़की उनके करीब आती है। उसकी पहचान अभी भी रहस्य बनी हुई है। अगले दिन घटनास्थल पुलिस स्टेशन में वापस आता है। कार्तिक लापता लड़की के भाई और मां से मिलने जाता है। वे लड़की का नाम बताते हैं, काव्या। वो उनसे काव्या के लापता होने के बारे में बारीकी से पूछताछ करता है।
काव्या की माँ बताती है कि झगड़े के बाद काव्या अपने भाई को डराने के लिए घर से चली गई थी, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटी तो वे चिंतित हो गए। कार्तिक उन्हें अभी के लिए जाने देता है और आगे की जांच करने का वादा करता है। बाद में कार्तिक सारा को कॉल करता है और कहता है कि जब लड़कियां गायब हो रही थी तो काव्या स्वेच्छा से चली गई थी, उसका अपहरण नहीं हुआ था या वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग नहीं रही थी। सारा निराश हो जाती है क्योंकि कार्तिक उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि सारा और कार्तिक कॉलेज में मिले थे, एक गहरा रोमांस साझा करते हुए जो दर्दनाक रूप से समाप्त हुआ। ये अतीत का दिल टूटना, कार्तिक की ठंडक और अब उसके साथ काम करने की अनिच्छा को दर्शाता है। ये बहुत सारे मोड़ और गहराई के साथ एक शानदार निरंतरता है। यहाँ आपके पैसेज का एक पॉलिश कथात्मक शैली वाला संस्करण है जिसमें सभी विवरणों को रखते हुए सहज, संक्रमण और स्पष्ट वाक्यांश है। क्या होगा अगर लापता लड़कियों के पीछे का सच किसी की कल्पना से भी ज्यादा गहरा हो? ये कार्तिक और सारा की समय के खिलाफ दौड़ है। कहानी वर्तमान क्षण में वापस आती है। कार्तिक देर रात सारा का चुपचाप पीछा कर रहा है। वो उसे एक छोटे से रेस्तरां तक ले जाता है। खिड़की से कार्तिक सारा को अपने मंगेतर के साथ खुशी से हंसते हुए देखता है। ये देखकर कार्तिक के सीने में तेज दर्द होता है। उसे उम्मीद थी कि सारा उसे वापस पाने के लिए वापस आ गई है, लेकिन अब उसे किसी और के साथ खुश देखकर उसका दिल टूट जाता है। अचानक वो देखता है कि एक युवक चुपके से अपने फोन पर सारा की तस्वीरें ले रहा है। कार्तिक तुरंत उस लड़के के पास जाता है। लड़के का नाम जावेद है। बिना किसी हिचकिचाहट के कार्तिक उसे थप्पड़ मारता है और जानना चाहता है कि जावेद सारा पर जासूसी क्यों कर रहा है। सारा कार्तिक की आक्रामकता से घबराकर भागती है। वो उससे पूछती है कि वो एक अजनबी पर इस तरह हमला क्यों कर रहा है। कार्तिक बताता है कि जावेद चुपके से सारा की तस्वीरें ले रहा था और खतरनाक हो सकता है। सारा जावेद का फोन चेक करती है, लेकिन उसे अपनी कोई तस्वीर नहीं मिलती और वो जावेद को तुरंत चले जाने के लिए कहती है। कार्तिक की ओर मुड़ते हुए सारा पूछती है कि अगर वो कभी उसके मामले में मदद नहीं करना चाहता था तो वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। कार्तिक जवाब नहीं दे पाता और भावुक हो जाता है। वो पूछता है कि सारा अब उसकी जिंदगी में क्यों लौट आई और चला जाता है। दृश्य 2 दिन पहले बदल जाता है। एक महिला जंगल की सड़क से गुजर रही है जब अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। वो वाहन का निरीक्षण करने के लिए बाहर निकलती है। एक आदमी आता है और तेजी से उसका अपहरण कर लेता है। एक गवाह अपहरण को देखता है और तुरंत पुलिस को बुलाता है। शहर में तुरंत तालाबंदी शुरू हो जाती है। इस बीच कमल कार्तिक से बचते हुए जंगल से भाग रहा है। वो अपहरित महिला की कार से टकरा जाता है और दोनों पुरुष बेहोश हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए महिला भाग जाती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग जाती है। आसपास कोई न देखकर वो कमल की कार में कूद जाती है और उसे बाहर फेंक देती है। वो तेजी से भाग जाती है। अपहरणकर्ता को होश आ जाता है और वो उसका पीछा करता है, बार बार उसकी कार से टकराता है। वो कार रोकता है, महिला को फिर से पकड़ता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। वो बॉक्स को अपनी कार में रखता है, कमल की कार में आग लगाता है और चला जाता है। अगले दिन अपहरणकर्ता बॉक्स को एक अलग वाहन में स्थानांतरित कर देता है। जंगल में भैरव उसका इंतजार कर रहा है। ये स्पष्ट हो जाता है कि इन अपहरणों के पीछे भैरव का हाथ है। उस रात भैरव लड़की को भीगंडा नामक स्थान पर ले आता है। वहां भैरव और विगंदर विभिन्न राशियों की लड़कियों को कैद करते हैं। वे जादुई मंत्रों से लड़कियों पर सख्त नियम और नियंत्रण लागू करते हैं। विगंदर के बेटे सम्मुख के 6 सिर हैं। ये पता चलता है कि विगंदर को उसके गुरु ने बताया था कि विभिन्न राशियों की 70 लड़कियों को इकट्ठा करने से सम्मुख ठीक हो जाएगा। अगर अनुष्ठान सफल होता है तो सम्मुख के अतिरिक्त सिर गायब हो जाएंगे और वो सामान्य और सुंदर दिखाई देगा। अब तक उनके पास 6 राशियों की केवल 6 लड़कियां हैं। उन्हें आखिरी लड़की की सख्त जरूरत है
जो एक दुर्लभ राशि से संबंधित है। विगंदर भैरव को आदेश देता है कि वो इस अंतिम लड़की को चाहे जो भी करना पड़े ढूंढ ले। इस बीच लड़कियां मंत्रों और भय के जाल में फंसी रहती है। वर्तमान में वापस सारा कार्तिक को बुलाती है और उसे बताती है कि उसने उसके द्वारा मांगे गए सबूत एकत्र कर लिए हैं। कार्तिक तैयार हो जाता है और उसके घर जाता है। जावेद भी वहां है। सारा उसे गुप्त तस्वीरें लेने के लिए छोड़ गई थी। कार्तिक जावेद के इरादों पर शक करता रहता है। सारा अपने सबूत साझा करती है, जिसमें खुलासा होता है कि गायब होने से पहले काव्या का एक प्रेमी था। उसका नाम श्रीकांत है। सबूत देखकर कार्तिक सारा पर विश्वास करने लगता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। एक समाचार रिपोर्ट में काव्या के लापता होने की घटना को उजागर किया गया है, जिसमें सारा की जांच भी शामिल है। वैराव समाचार देखता है और कमल को सारा को जल्दी से पकड़ने का आदेश देता है। कार्तिक और सारा श्रीकांत का पता ढूंढते हैं और उसके बंद घर पर जाते हैं। वे पड़ोसियों से बात करते हैं, श्रीकांत और काव्या की तस्वीरें दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई उनके बारे में जानता है। क्या होगा अगर लापता लड़कियों के पीछे की सच्चाई किसी की कल्पना से भी ज्यादा गहरी हो। कार्तिक और सारा के समय के साथ दौड़ अभी शुरू ही हुई है। कार्तिक और सारा काव्या के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने के लिए पड़ोसियों से मिलने जाते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि काव्या श्रीकांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि वो कौशल नाम के एक आदमी के साथ संबंध में थी। कुछ दिन पहले कौशल और श्रीकांत के बीच काव्या को लेकर भयंकर लड़ाई हुई थी। कौशल श्रीकांत के घर उसे पीटने भी आया था, क्योंकि श्रीकांत काव्या को छेड़ रहा था। अचानक एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। 2 दिन पहले जंगल से एक लड़की का अपहरण करने वाला अपहरणकर्ता वास्तव में श्रीकांत है, लेकिन कार्तिक के अलावा किसी को ये बात नहीं पता। पड़ोसी लड़ाई के बारे में बात करना जारी रखते हैं और बताते हैं कि उस दिन पुलिस को बुलाया गया था। अधिकारी जल्दी से पहुंचे और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उत्सुकतावश कार्तिक और सारा कौशल और श्रीकांत के बीच झगड़े के बारे में और जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। अधिकारी बताते हैं कि ये दुर्व्यवहार के कारण हुआ था और उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों लोगों को बुलाया था। कार्तिक अधिकारी से कौशल का संपर्क प्राप्त करता है और बार बार कॉल करता है। जब कार्तिक कॉल करता है तो कौशल के पिता जवाब देते हैं और कहते हैं कि कौशल यूएसए में है। हालांकि वो कौशल का नया नंबर देता है। कार्तिक नए नंबर पर कॉल करता है और जल्दी से बहस के बारे में पूछता है। कौशल ने खुलासा किया कि उसे काव्या से पता चला कि श्रीकांत उसे परेशान कर रहा था, जिसके कारण उनका झगड़ा हुआ। आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया और तब से कौशल और काव्या के बीच कोई संपर्क नहीं है। कार्तिक श्रीकांत को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन बंद है। सारा से बात करते हुए कार्तिक को संदेह होता है कि चूंकि श्रीकांत काव्या को परेशान कर रहा था, इसलिए वो उसके गायब होने में शामिल हो सकता है। लेकिन सारा उसे तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचने के लिए चेतावनी देती है। वो एक पैटर्न की ओर इशारा करती है। सभी लापता लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, जिन्होंने लापता होने के कुछ दिनों के भीतर रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली। चूंकि कौशल का जीवन स्थिर लगता है और उसने कुछ भी संदिग्ध नहीं किया है, इसलिए उसके शामिल होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी उसका कोई संबंध हो सकता है। इस बीच कमल एक गुंडे को बुलाता है, उसे सारा के बारे में जानकारी देता है और उसे मारने का आदेश देता है। एक अलग दृश्य में एक पुलिस अधिकारी घर पर केस फाइलों की समीक्षा कर रहा है, जब उसे वर्षिता नाम की एक लापता लड़की के बारे में एक फाइल दिखाई देती है। उसी समय कार्तिक और सारा एक बार में शराब पी रहे होते हैं। कार्तिक शौचालय जाता है और अधिकारी उसे नई जानकारी साझा करने के लिए बुलाता है। जिस दिन कमल भागा था, कमल के हाथ पर एक नंबर लिखा हुआ देखा गया था। ये वर्षिता का है, जो 3 दिन पहले गायब हो गई थी। कार्तिक अधिकारी से कमल का नंबर लेता है और वर्षिता के स्थान को ट्रैक करता है। वो अकेले उस स्थान पर जाता है
और कमल को अपने आदमियों से घिरा हुआ पाता है। कार्तिक गुंडों से लड़ता है, जिससे कमल को भागने का मौका मिलता है। इसके बाद कार्तिक सारा से मिलता है और उसे वर्षिता की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है। सारा को कुछ नहीं पता। जब वे कार में बात करते हैं तो सारा को मारने के लिए भेजा गया गुंडा उसे देख लेता है, लेकिन कार्तिक की मौजूदगी और डर को देखकर भाग जाता है। सारा कार्तिक को अपने फ्लैट पर ले जाती है और जब वे मामलों पर चर्चा करते हैं तो वे साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों को याद करते हैं। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। ये दृश्य सुबह में बदल जाता है। अचानक कार्तिक के कांस्टेबल ने उसे फोन करके श्रीकांत की लाश मिलने वाली जगह पर जाने के लिए कहा। फोरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि श्रीकांत की मौत को 3 दिन हो चुके हैं। सारा श्रीकांत का फोन चेक करती है और कौशल के नंबर से कॉल देखती है और उसके व्हाट्सएप में वर्षिता की तस्वीर भी देखती है। कार्तिक को शक है कि श्रीकांत ने काव्या की रक्षा के लिए वर्षिता का अपहरण किया है, हालांकि इसका कारण स्पष्ट नहीं है। श्रीकांत की लाश मिलने की खबर फैलती है। कौशल घबराकर अपने भाई महान को फोन करता है, वो पुलिस अधिकारी जिसने पहले कार्तिक की मदद की थी। महान कौशल को आश्वस्त करता है कि वो स्थिति को संभाल लेगा। महान कौशल को एक बार में मिलने के लिए कहता है, लेकिन कार्तिक बैठकों में आता रहता है, जिससे भाइयों को संदेह होता है। कार्तिक को पता चलता है कि कौशल महान का भाई है और वे कुछ छिपा रहे होंगे। वो उनका पीछा करता है और अंततः महान से भिड़ जाता है। कौशल पास के कमरे में छिप जाता है, लेकिन अचानक उसे खांसी आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। महान सच्चाई बताता है। कौशल कॉलेज में काव्या का सीनियर था और उसने उसकी भावनाओं को गलत समझा, ये सोचकर कि वो उसे पसंद करती है, जबकि वो वास्तव में श्रीकांत को पसंद करती थी। श्रीकांत उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया, लेकिन जब कौशल को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस आ गया। उसने श्रीकांत से भिड़ गया, जिसे महान को बीच बचाव करना पड़ा। बाद में श्रीकांत ने कौशल से संपर्क किया और उसे एक घर में एक लड़की की तस्वीर लेने और तस्वीर भेजने के लिए कहा। कौशल ने ऐसा किया। वो लड़की वर्षिता थी। इसके बाद श्रीकांत ने कौशल को छिपने के लिए कहा और जल्द ही आत्महत्या कर ली। कौशल को इसी तरह के भाग्य से बचाने के लिए महान ने उसे छिपा कर रखा। कार्तिक को चिंता है कि कौशल फिर से इसमें शामिल है। सारा बताती है कि उसे ब्लैकमेल पैटर्न पर संदेह है। अपहरणकर्ता एक लड़की का अपहरण करते हैं और फिर प्रेमी को धमकाते हैं, जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। श्रीकांत ने काव्या को बचाने के लिए वर्षिता का अपहरण कर लिया। इसमें काला जादू शामिल होने की संभावना है। कार्तिक कमल के स्थान को फिर से ट्रैक करता है और उसे पकड़ लेता है। कमल कार्तिक को बताता है कि लापता लड़कियां एक भ्रम जाल में फंस गई है, जिसे पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि की एक आखिरी लड़की की जरूरत है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो लड़की सारा है। कार्तिक तबाह हो जाता है और कमल को चेतावनी देता है कि वो सारा को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए माफ नहीं करेगा। कमल को भैरव का फोन आता है, जो उसे एक आखिरी काम करने का आदेश देता है। कमल चुपके से कार्तिक के हाथ से बंधे पवित्र धागे को खोल देता है, कार्तिक को पता चले बिना। कमल कार्तिक को चुनौती देता है कि अगर वो सारा को बचा सकता है तो बचा ले। कार्तिक भाग जाता है जब भैरव आता है और कमल को मार देता है और कहता है कि उसका काम हो गया है। कार्तिक सारा से मिलता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी जान खतरे में है। अचानक वैराव प्रकट होता है, कार्तिक को अपने नियंत्रण में ले लेता है और सारा को सौंपने की मांग करता है। कार्तिक आज्ञा का पालन करता है और सारा को भैरव के हवाले कर देता है। सारा को भीगंडा ले जाया जाता है, जहां वो विगंदर के 6 सिर वाले भयानक बेटे सन्मुख को देखती है। भीगंडा अन्य राशियों की बलि दी गई लड़कियों का खून सन्मुख को पिलाता है। जैसे ही सन्मुख खाता है, 5 सिर गिर जाते हैं और एक बदसूरत सिर रह जाता है। अब परिवर्तन को पूरा करने के लिए
केवल सारा के खून की आवश्यकता होती है। तभी कार्तिक भीगंडा पहुंचता है। फ्लैशबैक में कमल को सदमे में आते हुए दिखाया गया है, जिससे भैरव को लगता है कि कमल मर चुका है। इस अंधेरे जाल में फंसी एक लड़की कोमल चुपके से कार्तिक के हाथ में पवित्र धागा बांधती है, जिससे उसे भैरव के नियंत्रण से मुक्त होने में मदद मिलती है। कार्तिक भैरव से लड़ता है और उसे मार देता है, लेकिन फिर से भीगंडा द्वारा वश में कर लिया जाता है, जो बंदी लड़कियों की आत्माओं को कार्तिक का खून चूसने का आदेश देता है। कार्तिक विगंदर को मार देता है, जिससे लड़कियां होश में आ जाती है। पुलिस पहुंचती है और सारा सहित घायल लड़कियों को बचाती है। सन्मुखा अपने भाग्य पर विलाप करता है और सभी बुरे कामों के लिए अपनी विकृति को दोषी मानता है। निराशा में वो आग में कूद जाता है और खुद को नष्ट कर लेता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक भयावह लेकिन भावनात्मक कहानी जो सन्मुखा के जीवन के पीछे के दर्द और मासूम लड़कियों को फंसाने वाले काले जादू को उजागर करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपने विचार साझा करें और वीडियो को लाइक करें। मूवी प्रेमियों के लिए हमारे फेसबुक पेज HB शॉप विवरण में लिंक पर हमारी किफायती नेटफ्लिक्स सदस्यता देखें। नए वीडियो के अपडेट के लिए सदस्यता लेना और घंटी आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें।